गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था आपके साइंस का। ओके, साइंस में जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था जिसका हमने इंट्रोडक्शन दिया था वो था क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट, जिसमें हमने फूड की अहमियत के बारे में जाना था कि हमारी एक बेसिस रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से हम वेरियस काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, काम हो, खेलना हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, एंड फिर इसके साथ साथ हमारी बॉडी को भी प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम वेरियस डिजीजेस। ओके, अब मुझे फूड जो मिलता है हमें दो तरीकों से मिलता है, वन फ्रॉम एनिमल्स एंड अदर फ्रॉम प्लांट्स। ओके, एनिमल्स से हमने एग्जाम्पल लिया था मिल्क का। ओके, ना प्लांट्स से हम तो हमारे जो ज़्यादातर 90% जो फूड आता है वो फ्रॉम प्लांट्स से ही आता है, चाहे वो आप रोटी की बात करें, चाहे वो दाल की बात करें, चाहे वेजिटेबल्स की बात करें। ओके, कहीं ना कहीं हमें प्लांट से ही मिल रहे हैं। ओके, फिर इसके बाद में हमने देखा कि जब हम प्लांटेशन करते हैं, हम एनिमल्स से को जब हम उसको डोमेस्टिकेट करते हैं, उसको पालते हैं, उनके प्रोडक्ट्स पर हम डिपेंडेंट रहते हैं, तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का हमने मीनिंग समझते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो केवल खेती बाड़ी तक सीमित नहीं होता है। ओके, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन, इसमें भी इसके रिक्वायरमेंट, इसको भी हम एग्रीकल्चर का एक पार्ट बोलेंगे। फिशिंग जो है वो भी पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर ही है। देन कम्स, हमने सिंस हमें इस चैप्टर में क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है तो हमने क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। तो इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था क्रॉप पैटर्न्स के बारे में। ओके, क्रॉप पैटर्न हमारे इंडिया में दो हिसाब से होती है, वन ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप जो होती हैं वो ऐसी क्रॉप्स होती है जिनमें पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, तो बेसिकली इसको मानसून सीजन के दौरान ही जो है सोइंग की जाती है, यानी बुआई की जाती है। वेयरएज इन रबी क्रॉप्स इसके बिल्कुल अपोजिट है। ये इन द ठंड के समय, इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर के दौरान बोई जाती है और इसको हार्वेस्ट की जाती है इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। ओके, अब हमने इसके अलावा हमने इनके एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में जाना था, जिसमें कि हमने 7 स्टेप्स जाने थे कि ये जो स्टेप्स हैं ये बिल्कुल सिस्टमैटिक होती हैं और 1 बाय 1 एक एक प्रोसीजर को फॉलो किया था, जब जाके हमें हार्वेस्टेड क्रॉप्स मिलती है। आज जो हम पढ़ेंगे हम उन्हीं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के प्रोसेस को ध्यान से पढ़ेंगे। सो जो पहली प्रोसेस है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसके लिए हमें बुक रेफर करना होगा। आप सभी भी अपनी बुक ओपन कर लीजिए ऑन पेज नंबर 6। आज हमारा पहला टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ओके, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब आप समझ रहे हैं कि सॉइल को प्रिपेयर करना। ओके, सो इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स। ये हमारी सबसे पहली स्टेप है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। इट इन्वॉल्व्स लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। इस प्रोसेस में हम जो सॉइल होती है उसको हम लूज करते हैं, ओके, या उसको टर्न करते हैं ना, अलग जैसे नीचे की सॉइल होती है उसको ऊपर लेके आते हैं। तो इसके लिए हमें दो प्रोसेस, प्रिपरेशन के लिए हमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। एक होती है प्लाइंग और दूसरी होती है लेवलिंग। ओके, प्लाइंग यानी कि जिसमें हम हल लेते हैं और हल के थ्रू हमारी जो सरफेस है, जो हमारी सॉइल है, उसको प्लाव करते हैं। फिर लेवल करना मतलब कि एक समतल है या नहीं। ऐसा नहीं था कि एक जगह बहुत ज़्यादा उठा हुआ हो और दूसरी जगह बहुत ज़्यादा नीचा हो, तो उसको लेवल में भी लाना ज़रूरी रहता है। ओके, सो जो इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। द टूल नीडेड ड्यूरिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर कॉल्ड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। जितने भी टूल्स की जो रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, उसी को हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। द मेन टूल्स यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल आर प्लाव, हो एंड कल्टिवेटर। ओके, जो मेन जो हमारे टूल्स होते हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड रहती है कि हमें मतलब वाइल प्लाइंग, तो हमें उसमें प्लाव, हो एंड कल्टिवेटर की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, यहाँ पर जो आपको इमेज दिख रही है ये प्लाव की इमेज दिख रही है। प्लाव इट इज़ यूज्ड फॉर टाइलिंग एंड स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल, वीडिंग, मैन्योरिंग एटसेट्रा। इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लाव शेयर। ओके, अब हम जब थोड़ी नीचे जाएंगे तो मैं आपको पूरा वो समझा दूंगा कि क्या होता है एक्चुअल में प्लाव, और आपने सभी ने देख रखा होगा। द मेन पार्ट ऑफ द प्लाव इज ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड कॉल्ड प्लाव शाफ्ट।
There is a handle at one of the end. The other hand of the plow shaft is attached to the beam which is put on the bull's neck. The plowshare is curved to turn the soil after cutting. ओके, अब देखिए, दिस इज द इमेज ऑफ अ प्लाव. ओके, ये जो हम बात करें, जो लंबा सा ये जो रॉड जा रही है, इसको हम प्लाव शाफ्ट कहते हैं. ओके, ये हमारा प्लाव शेयर, जिसमें कि वैसे तो ये वुडन लकड़ी का बना रहता है, पर लेकिन जो इसका एंड होता है, जो नुकीला पोर्शन होता है, उसको हम प्लाव शेयर करते हैं, जो कि लोहे का रहता है. ओके, और ये वाला पोर्शन है, ये जो होते हैं, ये जो हम बैल होता है या जो ब्लॉक होता है, वहाँ पर उसको अटकाने के लिए ये वाला पोर्शन का यूज़ किया जाता है. सो प्लाव शेयर का काम क्या होता है कि जितनी भी सॉइल रहती है उसको प्रॉपरली उसको कर्व करना, जो नीचे की सॉइल है उसको पूरी प्रॉपरली मैच करना, उस प्रोसेस में प्लाव शेयर का यूज़ होता है. देन जो नेक्स्ट टूल यूज़ होता है वो होता है हो. ये बेसिकली वीड्स को रिमूव करने के लिए, ये इस टाइप का ये पूरा टूल है जिसको भी हो बोलते हैं, जो कि यूज़ किया जाता है वीड्स को हटाने के लिए. वीड्स जो होते हैं वो जंगली पौधे होते हैं, ओके, वाइल्ड प्लांट्स होते हैं, जो कि हमारी जो क्रॉप्स होती है उसको प्रॉपरली ग्रो होने में उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. ओके, देन कम्स अ कल्टीवेटर. कल्टीवेटर बेसिकली बच्चों आजकल के मॉडर्न डेज में ज़्यादा यूज़ किया जाता है. आजकल हर फार्मर्स के पास कल्टीवेटर्स होते हैं. बेसिकली ये प्लाव ही रहते हैं जिनको कि ट्रैक्टर्स के साथ, मल्टीपल प्लाव रहते हैं जिनको ट्रैक्टर्स के साथ जोड़ दिया जाता है, पूरे ट्रैक्टर पूरे फील्ड को कल्टीवेट कर देता है. तो इससे फ़ायदा क्या होता है उस कल्टीवेटर से, कि टाइम और लेबर दोनों ही सेव होते हैं. मतलब कि कम टाइम में और कम लेबर में हमें ज़्यादा आउटपुट मिल जाता है. हमारे लार्ज नंबर ऑफ जो लैंड है वो इजीली कल्टीवेट हो जाते हैं. ओके, दिस इज़ द इमेज ऑफ योर कल्टीवेटर, जो ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर है. आई होप आप सभी ने इसे देख रखा होगा. Then comes ploughing. Okay, the process of loosening and turning of the soil is called ploughing or tiling. This is done by using a plough which is either drawn by a pair of bulls or driven by a tractor. जो हमने पहली प्रोसेस जो अभी हमने यहाँ पे जानी, जिसमें हमने प्लाव और इनके बारे में जाना, तो इसमें यही आपको बेसिक डेफिनेशन दी गई है. जिस प्रोसेस जिससे सॉइल लूज होती है, सॉइल जो है रोटेट हो जाती है नीचे की ऊपर, ऊपर की नीचे हो जाती है और सॉइल लूज हो जाती है, इस पूरे प्रोसेस को हम प्लाइंग या फिर टाइलिंग कहते हैं. और ये दो तरीके से की जाती है. ऐसे फार्मर जो कि सक्षम होते हैं, उनके पास ट्रैक्टर्स होते हैं, और ऐसे फार्मर जो कि इतने ज़्यादा सक्षम नहीं रहते हैं, तो फिर वो लोग बुल्स का इस्तेमाल करते हैं. ओके, बैल का इस्तेमाल करते हैं फॉर प्लाइंग देयर फील्ड्स. सो अब क्वेश्चन ये होता है कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लूज सॉइल, कि लूजनिंग ऑफ सॉइल इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं. सबसे पहला रीज़न, लूज सॉइल पार्टिकल्स हैव मोर एयर स्पेसेस विच हेल्प द रूट्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स टू ब्रीथ बेटर. अब अगर हम सॉइल को लूज कर देते हैं तो उसमें एयर स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो क्रॉप की जड़ होती हैं वो ईजिली ब्रीथ कर सकती हैं और मतलब वो जो प्लांट है वो ईजिली ग्रो हो पाएगा. फिर आती है लूज सॉइल पार्टिकल्स होल्ड मोर वाटर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. अगर सॉइल के पार्टिकल अगर लूज रहते हैं, सॉइल लूज रहती है, तो ज़्यादा समय तक पानी को स्टोर करके रख सकती है, जो कि जिससे कि प्लांट्स का काम ईजी होता है. रूट्स का काम क्या होता है, वाटर स्टोर करके रखना, तो वो रूट्स को हेल्प मिलती है ताकि वो सॉइल से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर पाए. देन लूज सॉइल हेल्प्स रूट्स टू पेनिट्रेट डीप थ्रू द लेयर्स ऑफ द सॉइल. अगर सॉइल लूज होती है तो जो जड़ होती है वो और ज़्यादा गहराई तक जा सकती है. अगर ज़्यादा टाइट रहेगी तो नहीं जा पाएगी. तो रूट्स ज़्यादा गहराई तक जाने के लिए सॉइल का लूज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इससे क्या होता है, प्लांट्स एक तो पूरे एक फिक्स रहता है, फॉर्म दी मतलब सीधा पूरे खड़ा रहता है, वो लूज नहीं रहता है. ओके, देन लूज सॉइल मिक्स विथ मैन्योर एंड फर्टिलाइजेज मोर ईजिली. लूज सॉइल में जो हमारी खाद होती है बहुत ईजिली मिक्स हो जाती है. ओके, देन इट हेल्प्स टू रिमूव वीड फ्रॉम द फील्ड्स. जितने भी जो जंगली पौधे होते हैं बहुत जल्दी मतलब प्लाइंग के थ्रू वो लोग रिमूव हो जाते हैं. देन लूज सॉइल प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ यूजफुल सॉइल माइक्रोब्स. और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सॉइल के लिए और हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो लूज सॉइल क्या करती हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती है. और ये माइक्रोब्स कहीं ना कहीं ह्यूमस ऐड करती है. ह्यूमस जो होता है वो जो डिकेइंग प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं, उनका जो पोर्शन जब सॉइल से मिलता है उसको हम बोलते हैं
humus. While turning the soil during plowing, nutrient-rich soil is brought up and from lower levels of the soil. जो मतलब जैसे मैंने बोला था कि सॉइल ऊपर जो नीचे की रहती है वो ऊपर आ जाती है प्लाइंग के हेल्प से, तो इससे क्या होता है जो न्यूट्रिएंट वाली सॉइल है जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं वो ऊपर आ जाती है, जिससे कि प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल सकें. Then comes leveling. After plowing, the plowed land is leveled and pressed lightly with the help of wooden plank. ओके, अब जैसे ही ये प्लाइंग वाली हमारी जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से हो जाती है तो लैंड को लेवल किया जाता है. वो किससे किया जाता है? बाय द वुडन प्लांक या फिर एक आयरन लेवलर होता है जिसकी इमेज हम थोड़ी देर में आपको दिखा देंगे. लेवलर कैन बी ड्रिवन बाय एनिमल्स और बाय अ ट्रैक्टर इन द फील्ड. और आप सभी ने देखा होगा वुडन लेवलर जो होता है ये एक वुडन लेवलर है. ओके, जिससे कि इस लेवलर के थ्रू इसको ट्रैक्टर में जोड़ के एनिमल्स से जोड़ के पूरे सॉइल को एक लेवल में लाया जाता है. ओके, अब लेवलिंग क्यों की जाती है इसके बारे में जानते हैं. The plow field may have big pieces of soil called crumbs which need to be crushed. अब सबसे पहली चीज़ जब हम खेत को जब जोतते हैं प्लाव करते हैं तो उस दौरान क्या होता है कभी कभी बड़े पीसेस ऑफ सॉइल रह जाते हैं सरफेस पे. तो ये क्या करता है, ये लेवलर क्या करता है उन बड़े पीसेस ऑफ सॉइल जिनको हम क्रम्स बोलते हैं उनको वो क्रश कर देता है. ओके, लेवलिंग प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन. द लेवल्ड सॉइल इज नॉट ब्लोन बाय विंड और ड्रेन्ड ऑफ बाय वाटर. अब लेवलिंग जब हो जाती है तो उसमें सॉइल इरोड नहीं होती. जब कोई कभी हवा चलती है या खेत में बहुत ज़्यादा पानी रहता है तो क्या होता है सॉइल मूव करने लग जाती है पानी के थ्रू या हवा के थ्रू. तो ये चीज़ को रोकता है, सॉइल इरोजन को ये रोकता है. लेवलिंग ऑल्सो हेल्प्स इन द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. इसके साथ साथ जो लेवलिंग रहेगी जब एक खेत पूरा लेवल रहेगा तो जो हम पानी को हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो सभी पूरे खेत के हर कोने तक जाएगा. हम अपन लेवलिंग नहीं करेंगे तो पानी एक ही जगह एक्यूमुलेट या इकट्ठा हो जाएगा. समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर प्लाइंग. और कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आजकल बहुत सी जगह टेक्निक इस्तेमाल की जाती है. कभी कभी खाद जो होती है मैन्योर जो होता है वो पहले ही ऐड कर दिया जाता है प्लाइंग के पहले. रीज़न ये होता है कि इससे जो है जो मैन्योर है या खाद जो है वो सॉइल में बहुत ईजिली मिक्स हो जाती है. ओके, सम फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एडेड बिफोर सोइंग ऑफ सीड्स एंड सम आर एडेड लेटर. और कुछ जो फर्टिलाइजर्स होते हैं जो केमिकल खाद होती है वो भी ऐड की जाती है बीज बोने से पहले और उसके बाद भी. ओके, नाउ सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स. ओके, यहाँ पे सिलेक्शन और सोइंग करना है मतलब कि सिलेक्शन करना मतलब कि ये डिसाइड करना कि हम इस सीज़न में कौन सी क्रॉप्स को ग्रो करेंगे. ओके, आफ्टर soil preparation, next step is selection and sowing of seeds. Okay, this is the most important stage of crop production. One of the most important stage while the whole crop production. Plant grow from seed. While selecting seed, following precautions should be taken. प्लांट जो होते हैं वो कहीं ना कहीं सीड से ग्रो होते हैं, सीड यानी बीज. ओके, और उनका सिलेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. ओके, इसमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस फार्मर्स रखते हैं. सबसे पहले ओनली क्लीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री सीड शुड बी सिलेक्टेड. सबसे पहली जो चीज़ ध्यान में क्लीन सीड होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, उसमें किसी टाइप का कुछ उसमें कीड़े पड़े हुए ना हों. ओके, डिजीज़ फ्री होनी चाहिए मतलब कहीं ख़राब तो नहीं है सीड्स. ऐसे केवल क्लीन सीड्स ही यूज़ करते हैं फार्मर्स. देन सीड शुड बी ट्रीटेड विथ फंगिसाइड्स केमिकल दैट किल कॉजिंग फंगिसाइड. जितनी भी होती हैं उनको फंगिसाइड से एक बार उसका ट्रीटमेंट कर देना चाहिए. फंगई जो होती है वो जैसे आपने कभी देखी कि कभी जो सीड्स होती है उनमें फफूंदन लग जाती है उसको हम बोलते हैं फंगीज. तो फंगिसाइड से एक बार अगर उसमें ट्रीटमेंट कर देते हैं तो उसके जितनी भी फंगस होती है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है. अब हम जो पढ़ेंगे एक नेक्स्ट एक्टिविटी पढ़ेंगे. केवल ये एक्टिविटी बहुत सिंपल सी एक्टिविटी जिसमें जो हम ये सेपरेशन करेंगे कोई सीड अगर हेल्दी है अच्छी है और जो डैमेज और अनहेल्दी सीड्स हैं उनको अलग कैसे की जाए. और बहुत ही सिंपल से मेथड.
क्या है कि हमें एक बीकर लेना है और उसको आधे से ज़्यादा उसको वाटर से भर देना है। देन हमें क्या करना है, ए हैंडफुल ऑफ वीट सीड्स, यानी एक मुट्ठी भर सीड गेहूँ की सीड लेनी, वीट सीड लेनी और उसको जो बीकर जिसमें पानी है उसके अंदर डाल देनी और थोड़ी देर उसको चला देना है और उस बीकर को छोड़ देना है, उसको कुछ समय के लिए छोड़ देना है। जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेंगी कि कुछ सीड जो हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट हो रही हैं, ओके, और कुछ सेटल हो रही हैं। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे, जो जितनी भी डैमेज सीड होती हैं जो कि हम सोइंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, बुआई के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो ऊपर फ्लोट होगी यानी ऊपर तिर जाएंगी, और जितनी भी हेल्दी या जो अच्छी सीड्स हैं वो डूब जाएंगी या सिंक हो जाएंगी, ओके। इससे हमें ये पता चलता है कि जितनी भी डैमेज सीड होती हैं वो खोखली हो जाती हैं, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा हल्की हो जाती है, जिसकी वजह से वो ऊपर तिर जाती हैं, और जितनी भी हेल्दी सीड्स होती है वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है एज़ कम्पेयर टू डैमेज सीड्स, एंड दैट इज़ वाई वो सिंक हो जाती हैं, यानी कि पानी के नीचे चली जाती हैं या डूब जाती हैं। आफ्टर Now, after the selection of seeds, they needed to be sown in the field. जैसे सिलेक्शन कर लिया जाता है कि सीड अच्छी है, उसमें किसी भी टाइप की कोई उसमें बीमारी नहीं है, या फिर उसमें फंगस तो नहीं लग गया है, या ख़राब तो नहीं हुई है, तो सब सिलेक्शन के बाद में इनको सो करना जो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस होती है, जिसको कि हमें सॉइल के अंदर प्लेस करना कहते हैं, ओके। सॉइल जब सीड्स को जब हम बोते हैं सॉइल के अंदर, उसको हम सोइंग प्रोसेस बोलते हैं। इस दौरान बहुत सारे प्रिकॉशंस रखे जाते हैं, ओके, बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है वाइल सोइंग द सीड्स। सबसे पहले जो प्रिकॉशन रखा जाता है कि जो डेप्थ होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। राइट डेप्थ यानी कि सही जो गहराई है वो उसके सही गहराई पर ही हमको सीड को सो करना रहता है, ना ही बहुत ज़्यादा ऊंचा और ना ही बहुत ज़्यादा गहरा, ओके। अगर ऐसा होता है, अगर हम इसका ख्याल नहीं रखते हैं तो हमारी क्रॉप फेल हो सकती है। इसके साथ साथ राइट इंटरवल, यानी कि एक सीड से दूसरी सीड जो है उसकी जो दूरी होती है उसको हम बोल देंगे इंटरवल, ओके। एक सीड से दूसरी सीड की जो दूरी होती है वो सही दूरी होना चाहिए। अगर ये भी नहीं होता है तो इससे क्या होता है, नुकसान क्या होता है, उस क्रॉप को ना प्रॉपर एयर मिल पाती है, ना सनलाइट मिल पाती है, ना न्यूट्रिएंट्स। तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू सीड्स शुड बी एट राइट इंटरवल, ओके। अब सीड्स जो होती हैं इनको फील्ड में सो करने के लिए देयर आर वेरियस मेथड, ओके। सो वो हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।